पुलिस स्टेशन में हलचल मची हुई थी। एक लड़की थाने में अपनी मौत की रिपोर्ट लिखाने आई थी। जी हाँ, अपनी मौत की रिपोर्ट। वह पुलिस इंस्पेक्टर से कह रही थी कि हफ्ते भर के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। वह अकेली रहती है, इसीलिए पुलिस उसकी रिपोर्ट लिख ले और उसके मरने के उपरांत उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से करवा दे। अपना कहने के लिए दूर दूर तक कहीं कोई उसका रिश्तेदार नहीं या कोई सगा संबंधी नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर हैरान होकर पूछते हैं कि क्या वो आत्महत्या करने की सोच रही है। इस पर वह लड़की कहती है कि उसे हर बात का पहले से अंदेशा हो जाता है और वह जान चुकी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक जीवित रहेगी। उसकी मौत निश्चित थी। लड़की का नाम था अनुभा। पुलिस इंस्पेक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार वह ऐसी रिपोर्ट लिखें। ये पहला ऐसा केस था जिसमें जीवित व्यक्ति अपनी मौत की रिपोर्ट लिखाने आया था। पुलिस उसकी रिपोर्ट नहीं लिखती और उसे समझाती है कि मृत्यु का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। अभी वह स्वस्थ है और एक अच्छी कुशल जिंदगी जी सकती है, पर बार बार वह रिपोर्ट लिखने पर जोर दे रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर उससे पूछते हैं कि आखिर उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वह बताती है कि वो पहले से ही सबकी मौत देख सकती है। अपने माता पिता और अपनी बहन की मौत उसने पहले ही देख ली थी, जब एक कार एक्सीडेंट में वह तीनों मारे गए थे। इस बात पर पुलिस उसका पता नोट कर लेती है और पुलिस इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि वह वापस किस तरह जाएगी, तो वह बताती है कि वह गाड़ी चलाकर आई है। पुलिस की गाड़ी पीछे पीछे उसके घर तक जाती है और जब तक अनुभा अपने घर में अंदर नहीं चली जाती तब तक पुलिस इंस्पेक्टर बाहर खड़े रहते हैं। वह घर शहर से दूर दराज इलाके में था। आसपास के मकान काफ़ी दूरी पर बने थे। अनुभा ने पुलिस को बताया कि वह स्कूल में टीचर है और यहाँ पहाड़ी इलाके में वह गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए आई है। इसके लिए उसने एक 3 मंजिला मकान किराए पर लिया था। पुलिस बड़ी असमंजस में थी कि आखिर अकेली लड़की ने सिर्फ कुछ महीने छुट्टी बिताने के लिए इतना बड़ा घर किराए पर क्यों लिया है, और वह भी एक स्कूल की टीचर होकर। पुलिस इंस्पेक्टर को दाल में कुछ काला लगता है, तो वह आसपास के लोगों से अनुभा के बारे में पूछताछ करती है। कुछ लोगों ने उसे गाड़ी से सामान आदि ले जाते देखा था, पर वह किसी से बोलती नहीं थी, ना ही उसके घर कोई आता जाता था। वह सबसे कटी कटी सी शांत रहती थी। पुलिस इंस्पेक्टर मन ही मन सोचते हुए अगले दिन फिर से इस बंगले पर आकर अनुभा का हाल चाल लेकर वापस पुलिस चौकी पर लौट जाते हैं। अनुभा दूसरी मंजिल पर खड़ी होकर पुलिस इंस्पेक्टर को बड़े ध्यान से देख रही थी। जब वह अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चले गए तब वो नीचे की मंजिल पर आई और उसने आवाज़ लगाई, सरिता कहाँ हो? आओ, मैं आ गई हूँ। और एक लड़की पीछे के कमरे से भागती हुई आई और अनुभा के गले लग गई। दीदी, कितनी देर लगा दी तुमने? मैं कितनी देर से परेशान थी। कहने को तो अनुभा सरिता से सिर्फ 2 मिनट ही बड़ी थी। वह दोनों जुड़वा बहनें थीं, पर हमेशा से सरिता अनुभा को दीदी ही बोलती थी। दीदी वो कौन था जो तुम्हारे साथ साथ यहाँ आया था? अनुभा ने कहा, कोई नहीं, तुम परेशान मत हो। दीदी, अगम का फ़ोन आया क्या? सरिता, परेशान मत किया करो। अगर फ़ोन आएगा तो मैं बताऊंगी नहीं क्या? तुमसे छुपा लूँगी? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। कई दिनों से उससे बात नहीं हुई। पहले तो वो हर दूसरे दिन फ़ोन कर लिया करता था। हाँ सरिता, कर लिया करता था, लेकिन अब काम में बिजी रहता होगा तो नहीं कर पाता है। वैसे भी तू अब 26 साल की हो गई है। क्या ये बच्चों की तरह उछल कूद मचा रखी है? मैंने तुझे मना किया है ना, घर में जब अकेले रहा करो तो ना तो तुझे खिड़की के बाहर देखना है और ना ही गाना गुनगुनाना है, और कोई आ जाए तो नीचे उतर कर तो बिल्कुल भी नहीं आना। चुपचाप अपने कमरे में बैठना है, नहीं तो मालूम है ना तेरे साथ क्या होगा। हाँ दीदी, मुझे पता है। अगर मैं किसी के सामने आ जाऊंगी तो मुझे फिर से पागल खाने जाना पड़ेगा। लेकिन दीदी, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ ना। अब तो मैं गुड गर्ल बन गई हूँ। हाँ हाँ बहन, अब तुम गुड गर्ल बन गई हो, इसीलिए गाने गाती रहती हो पूरे दिन। मेरे कान में दर्द हो गया है तेरे गाने सुनकर। हाथ में गुड़िया लिए घूमा करती है, बच्चों वाली हरकतें करती जा रही है।
अनुभा ने झल्लाते हुए कहा, दीदी मैं पूरे दिन जब अकेली हो जाती हूँ तो यह गुड़िया मेरी दोस्त होती है, मैं इससे बातें करती हूँ, ये मेरी बहुत प्यारी सहेली है। सरिता हाथ में ली हुई गुड़िया की तरफ इशारा करते हुए बोली, यही सब तुम्हारी हरकतें हैं जो मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताती। हाँ दीदी, मुझे पता है आप मेरे बारे में किसी को नहीं बताती, आप मुझे सबसे छुपा के रखती हैं, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हाँ पगली, बहुत प्यार करती हूँ तुझे, अब मेरा दिमाग मत खा, बहुत परेशान हो गई हूँ, थोड़ी देर चैन से बैठने दे मुझे। सरिता चली गई। इंस्पेक्टर साहब आज फिर से अनुभा का हाल चाल लेने इस 3 मंजिले बंगले पर आते हैं। उन्हें मन ही मन अनुभा की चिंता हो रही थी कि वो अकेलेपन में कोई गलत कदम ना उठा ले। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, पर शायद उस समय घर पर कोई नहीं था। हालांकि उन्हें हल्की सी गाना गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी, पर दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। वो वहाँ लगभग 10 मिनट तक इंतज़ार करते रहे। तभी उन्होंने देखा कि अनुभा गाड़ी से चली आ रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि घर पर कोई नहीं था, तो फिर वो गाना गुनगुनाने की आवाज़ आखिर किसकी थी। उन्होंने अनुभा से पूछा कि क्या घर खाली है। अनुभा ने कहा कि जी हाँ, घर पर तो मैं अकेले ही रहती हूँ। इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं बोले। अनुभा इंस्पेक्टर साहब को अंदर लेकर आई। दोनों में बातें होने लगी। इंस्पेक्टर साहब ने अनुभा से पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वह 15 दिन के अंदर मर जाएगी। तो अनुभा ने कहा कि यह उसके दिल की आवाज़ है, इसीलिए उसे पता चल जाता है कि अब उसकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं बची है। इंस्पेक्टर साहब अनुभा को दिलासा देते हैं और कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, लोगों से मिले जुलें और ये मरने का ख्याल अपने मन में ना लाएं। इंस्पेक्टर साहब कुछ देर बाद वापस लौट जाते हैं। अनुभा ड्राइंग रूम में अकेली बैठी थी। तभी सरिता ऊपर से भागती हुई आती है और कहती है, दीदी इंस्पेक्टर साहब ऐसा क्यों बोल रहे थे कि तुम 15 दिन में मर जाओगी? क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी, मेरा क्या होगा? और फिर मुझे पागल खाने ले जाएंगे। दीदी बोलो ना, चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से मैं पागल हुई जा रही हूँ। हाँ मुझे लगता है कि मैं कुछ दिन में मर जाऊंगी, मेरा मन ऐसा बोलता है। नहीं दीदी, तुम 15 दिन में नहीं मरोगी, मुझे पता है कौन मरेगा। क्या बोल रही हो सरिता? दीदी तुम किसी को नहीं बताती कि इस घर में तुम्हारी एक बहन भी रहती है। हमारी तुम्हारी शक्ल भी कितनी मिलती जुलती है। लोग अक्सर हमें देखकर धोखा खा जाते हैं। मुझे अक्सर अनुभा बोल देते हैं, तुम मुझे मारने वाली हो ना? मुझे मारकर आप मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। सरिता चुप रहो, नहीं तो तुम्हें एक थप्पड़ यहीं रसीद कर दूंगी। दीदी तो फिर तुमने क्यों कहा कि तुम्हारा मन कहता है कि तुम मरने वाली हो? तुम मुझे मार दोगी ना, मुझे पता है। सरिता इस समय मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, मेरे मुंह से कुछ उल्टी सीधी बातें निकल जाएंगी। क्या उल्टी सीधी बातें निकल जाएंगी दीदी? कितनी बार तुमने मुझे गलत बातें कही है, कितनी बार तो कहा है कि काश मैं भी उस दिन मम्मी पापा के साथ मर गई होती तो तुम कितनी खुश होती। इंस्पेक्टर साहब सुबह सुबह फिर से इस बंगले के पास आते हैं जिसमें अनुभा रहती थी। उन्हें मन में एक शंका थी कि कहीं अनुभा अकेलेपन में कोई गलत हरकत न कर ले। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। वह थोड़ी देर इंतज़ार करते रहे। अनुभा की गाड़ी भी गैराज में नहीं थी। उन्हें लगा कि वह कहीं घूमने गई होगी। इंस्पेक्टर साहब वापस लौट गए, लेकिन उनके मन में एक शक बैठ गया था। वे आधे रास्ते से फिर वापस लौट आए। गाड़ी अभी भी गैराज में नहीं थी। उन्होंने अपने कांस्टेबल के साथ मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया। जब वह अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों के पास नीचे ज़मीन पर अनुभा खून से लथपथ पड़ी थी। यह देखकर इंस्पेक्टर साहब घबरा गए। जिसका उन्हें डर था वही हुआ। अकेलेपन का शिकार होकर अनुभा ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। अनुभा की नसें चल रही थी। अनुभा को आनन फानन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने फौरन इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन अनुभा की हालत काफ़ी क्रिटिकल थी। कुछ भी कह पाना मुश्किल था। इंस्पेक्टर साहब को बार बार इस चीज़ का अफसोस होता कि काश वे अनुभा की मदद कर सकते तो वह इस हालत में नहीं होती। तभी अचानक उनके दिमाग में एक बात आई।
कि अगर अनुभा की ऐसी हालत थी तो फिर उसकी कार कहाँ है, उसकी गाड़ी गैराज में नहीं है। वह समझ गए कि साधारण सी दिखने वाली घटना आत्महत्या न होकर हत्या की साजिश भी हो सकती है। उन्होंने जब पूरे घर की तलाशी ली तब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि इस घर में एक नहीं बल्कि 2 लोग रहते थे। दोनों कमरों में लड़कियों के ही सामान मिले, इसलिए उन्हें यकीन हो गया कोई लड़की थी। हाँ, दूसरे कमरे में उन्हें काफ़ी दवाइयाँ भी मिली, जिससे उन्हें ये भी लग रहा था कि शायद दूसरा शख्स किसी बीमारी से पीड़ित था। उन्होंने जब आसपास के लोगों से पूछा तब उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कभी भी किसी और लड़की को यहाँ आते जाते नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अनुभा को ही देखा है। पर हाँ, कभी कभी उन्होंने यहाँ किसी लड़की के गाना गुनगुनाने की आवाज़ अवश्य सुनी थी। इंस्पेक्टर साहब बहुत परेशान थे। वह ये तो जानते थे कि अनुभा जब उनके पास आई थी तब वो अवश्य ही डिप्रेशन की शिकार थी, लेकिन उसके घर में जो दवाइयाँ मिली थी वह किसी दिमागी तौर पर बीमार व्यक्ति को दिए जाने वाली दवा थी। इंस्पेक्टर साहब सोच में पड़ गए। अनुभा डिप्रेस्ड थी, लेकिन दिमागी तौर से बीमार बिल्कुल नहीं लगी थी, क्योंकि वह गाड़ी तो बड़े आराम से चलाती थी। साथ ही वह स्कूल में शिक्षिका भी थी। वह सोच में पड़ गए कि आखिर इतनी बड़ी बात वे कैसे समझ नहीं पाए। अनुभा अगर इतनी अधिक दवाइयों का सेवन कर रही थी तो वह किस प्रकार गाड़ी इतनी आसानी से चलाती थी। इसमें ज़रूर कोई गहरा राज छुपा है। तभी कांस्टेबल इंस्पेक्टर साहब को आकर बताता है कि अनुभा के घर पर एक चिट्ठी आई थी। यह चिट्ठी एक दिन पहले ही अनुभा के पते पर पहुंची थी। इंस्पेक्टर साहब हड़बड़ाकर वह पत्र पढ़ते हैं। चिट्ठी किसी अगम कुमार नाम के आदमी ने लिखी थी। वह चिट्ठी सरिता नाम की लड़की को लिखी गई थी। प्यारी सरिता, तुम कैसी हो? इधर कितने ही दिनों से तुम्हारा कोई हाल चाल नहीं मिला। मैं तुम्हें पहले भी 4 चिट्ठियां लिख चुका हूँ, पर ना जाने क्यों जवाब नहीं दिया तुमने। फ़ोन मिलाने पर जो नंबर अनुभा दीदी ने मुझे दिया था वह तो उठता ही नहीं। मैं कितनी बार तुम्हें फ़ोन मिलाता हूँ, तुम्हारा एड्रेस बड़ी मुश्किल से निकाल पाया। तुम ठीक तो हो ना? मैं 1-2 दिनों में तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अनुभा दीदी कैसी हैं, उनको मेरा प्रणाम कहना। इंस्पेक्टर साहब ये चिट्ठी पढ़कर सोच में पड़ गए। अनुभा अभी भी होश में नहीं आई थी। ये गुत्थी उलझती ही जा रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सरिता कौन है। चिट्ठी के हिसाब से सरिता अनुभा की बहन थी, पर अगर वे दोनों बहनें थीं तो अनुभा ने उनसे झूठ क्यों कहा? यह क्यों कहा कि सालों पहले उसकी बहन एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी? पत्र से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगम कुमार सरिता को बहुत प्रेम करता है, पर सरिता किसी बीमारी से पीड़ित है। शायद इसीलिए उनकी शादी नहीं हुई है। तब तक इंस्पेक्टर साहब निश्चय करते हैं कि वह इस गुत्थी को सुलझा कर ही रहेंगे और वह अगम कुमार के बारे में तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। पत्र के पीछे लिफाफे पर अगम कुमार ने अपना पता लिख रखा था, साथ ही एक फ़ोन नंबर भी लिखा था। इंस्पेक्टर साहब फौरन उसे फ़ोन मिलाते हैं तो मालूम पड़ता है कि आज तो अगम का विवाह हो रहा है। वे समझ नहीं पाते कि जब सरिता इतनी बीमार थी फिर उसका विवाह कैसे हो रहा है। अनुभा कोमा में है और सरिता अपनी बहन की ऐसी हालत के बाद भी शादी कर रही है। उन्होंने फौरन ही विवाह समारोह में जाने का मन बना लिया। फ़ोन पर उन्होंने वहाँ का एड्रेस पता किया जहाँ पर अगम का विवाह सरिता से हो रहा था और 5 बजे तक वहीं पहुँच गए। हर तरफ सजावट हुई थी। फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। शादी में ज़्यादा लोग तो नहीं थे। हाँ, यही कोई 70-80 आदमी रहे होंगे। वह जल्द से जल्द अगम से मिलना चाहते थे। अगम से मिलने पर इंस्पेक्टर साहब ने वो पत्र अगम को दिखाया जो उसने लिखा था। साथ ही अनुभा की हालत के बारे में भी बताया। यह सुनकर अगम चौंक पड़ा। सरिता ने अनुभा दीदी के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। वह तो कह रही थी कि अनुभा दीदी शाम तक शादी पर आ जाएंगी। वह किसी ज़रूरी काम से अपने शहर गई हुई हैं। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि वो सुसाइड नहीं, मर्डर का मामला लगता है और उन्हें इसकी पूरी तहकीकात करनी होगी। जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाएगी
वह अगम को शादी करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हो सकता है इस शादी में भी विघ्न पड़ जाए। शायद सरिता ने ही अनुभा की हत्या करने की कोशिश की हो। इंस्पेक्टर साहब सरिता से मिलने के लिए बेचैन हो रहे थे। उनके पास सवालों की लड़ी थी जो सरिता से मिलते ही उन्होंने उसके सामने लगा दी। सरिता इंस्पेक्टर साहब को देखकर चौंक पड़ी और इंस्पेक्टर साहब सरिता को देखकर उनके मुंह से निकल गया, अनुभा तुम यहाँ? दरअसल सरिता और अनुभा दोनों हमशक्ल थी। सरिता घबराहट से लाल हुई जा रही थी। उसके माथे पर पसीना उभर आया था और ऐसा मालूम हो रहा था कि वह खड़ी रहने में भी अक्षम हो रही है। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। इंस्पेक्टर साहब ने हंसकर अगम से कहा, वह सरिता थी जो इतनी सारी दवाइयाँ खाती थी। इंस्पेक्टर साहब साथ में लिए दवाइयों का बैग अगम को दे देते हैं। उन दवाइयों को देखकर अगम चौंक जाता है, क्योंकि अगम पेशे से एक डॉक्टर था। वह तुरंत समझ जाता है, क्योंकि सालों से वही सरिता का इलाज कर रहा है। यह दवाइयाँ तो उसकी सरिता ही खाया करती थी। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से लाल हो गया और उसने अनुभा की गर्दन पकड़ ली और बोला, अनुभा बता मेरी सरिता कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से अगम को अनुभा से अलग किया। तो वह सरिता थी जिसको अनुभा ने उस रात सीढ़ियों से धक्का देकर मार ही डाला था। पागल तो कहने को सरिता थी, पर असली पागलपन तो अनुभा के सर पर सवार हो गया था। वह किसी भी कीमत पर डॉक्टर अगम से शादी करना चाहती थी। तभी हॉस्पिटल से इंस्पेक्टर साहब को कॉल आया कि सरिता को होश आ गया है। अगम हड़बड़ाते हुए हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। अनुभा को लेकर इंस्पेक्टर साहब भी हॉस्पिटल आ गए। अनुभा को देखकर सरिता तड़प उठी। उसने टूटे हुए शब्दों में अनुभा दीदी से खुद को मारने की वजह पूछी। अनुभा ने कहा, बचपन से ही पढ़ाई लिखाई खेल कूद हर चीज़ में तुम मुझसे अव्वल रही हो। देखने में भले हम दोनों एक जैसे हैं, पर तारीफ तो सबकी तुम ही पाती हो हमेशा। यहाँ तक कि तुमने मेरा प्यार भी मुझसे छीन लिया। सरिता मैं अगम को चाहती थी। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारे दिमाग पर उसका असर हो गया तो मुझे लगा अब अगम मेरा हो जाएगा, पर वो भी तेरी तरह ही है। कहता है तेरे ठीक होने का इंतज़ार करेगा। मैंने अपने हमशक्ल होने का फ़ायदा उठाया। मैंने सरिता और अगम को दूर दूर रखना शुरू कर दिया। मैंने वहाँ की फ़ोन लाइन डिस्कनेक्ट कर दी, जिससे अगम की बात तुमसे ना हो पाए। अगम जो भी पत्र तुमको भेजता था मैं वो सारे छुपा दिया करती थी, पर उसका राज इंस्पेक्टर साहब समझ गए थे। सीढ़ियों से धक्का देकर मैंने तुमको मौत की नींद सुला दिया और गाड़ी लेकर अगम के पास आ गई। लेकिन मेरे जाने के तुरंत बाद ही शायद इंस्पेक्टर साहब आ गए और तुम्हारी जान बच गई। अगम के पास आने के बाद मैंने खुद को सरिता बताकर उससे कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक महसूस करती है और अनुभा दीदी ने उसे बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया है। वो दिमागी तौर पर भी अब बिल्कुल स्वस्थ है। गाड़ी चलाकर उससे मिलने आई है। अगम अनुभा की बातों में आकर उसे सरिता समझ बैठा और हफ्ते भर के अंदर उनकी शादी भी होने वाली थी। पर इंस्पेक्टर साहब ने अनुभा के सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। इंस्पेक्टर साहब ने अनुभा को अपनी बहन सरिता को जान से मारने की कोशिश में जेल भेज दिया। इधर सरिता के 4 महीने के लंबे इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब वो एकदम ठीक थी। अगम ने सरिता की खूब सेवा की। आज दोनों की शादी थी। किसी ने सच ही कहा है, नियत अच्छी हो तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।